आज हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के अर्थ से। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य है समाज में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना। एक बार पुनः मैं बताना चाहूंगा, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि समाज में प्रत्येक पल अनेकों घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ घटनाएं समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं, जो समाज को प्रगति की ओर उन्मुख करती हैं, विकास की ओर उन्मुख करती हैं। इसके विपरीत कुछ घटनाएं समाज को तोड़ने वाली होती हैं। वो घटनाएं होती हैं जो समाज के लोगों को गलत दिशा दिखाती हैं, उनको अपराध की ओर ले जाती हैं। तो प्रत्येक समाज में दोनों ही प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। कल्याणकारी घटनाएं होती हैं और साथ में विघटनकारी घटनाएं भी होती हैं। सामाजिक अनुसंधान में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में कई चीजें ध्यान रखी जाती हैं। पहली बात तो ये कि जो अध्ययन हम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक अध्ययन हो, घटना का क्रमबद्ध अध्ययन हो और उस अध्ययन के माध्यम से हमको घटना के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत घटनाओं के बारे में अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ में नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी की जाती है। नवीन ज्ञान का तात्पर्य है कि घटना के बारे में वो जानकारियां जो अभी तक हमारे सामने नहीं है, जो ना किसी पुस्तक में उपलब्ध है, ना किसी अखबार में है, ना किसी जर्नल में है, अपितु वो पूरी तरह से नई है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी घटना के बारे में वो समस्त जानकारियां जो पूरी तरह नई है, नवीन है, उन जानकारियों को प्राप्त किया जाता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। सामाजिक अनुसंधान से संबंधित कुछ चीजें हैं जिन पर हम चर्चा जरूर करें, उनको समझें। सबसे पहले मैं जिस चीज को ले रहा हूं वो है तथ्य। तथ्य को इंग्लिश में हम डाटा कहते हैं। तथ्य का सरल भाषा में अगर हम बात करें तो तथ्य का मतलब है अध्ययन की जाने वाली घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां। घटना जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात अध्ययन की जाने वाली घटना से संबंधित लिखित, अलिखित, मौखिक जैसी भी जानकारियां हैं, समस्त प्रकार की जानकारियों को, समस्त प्रकार की सूचनाओं को हम तथ्य कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही घटना का विश्लेषण किया जाता है, घटना के बारे में कोई वर्गीकरण किया जाता है, घटना के बारे में सामान्य नियम बनाया जाता है। तो तथ्यों का सामाजिक अनुसंधान में विशेष महत्व है। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य जिनको भी हम प्राइमरी डाटा कहते हैं और द्वितीयक तथ्य जिन्हें हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य तथ्यों के दो प्रकार हैं। अब बात आती है कि प्राथमिक तथ्य क्या होते हैं
और द्वितीयक तथ्य क्या होते हैं। प्राथमिक तथ्य अध्ययन की जाने वाली घटना से संबंधित वो सभी सूचनाएं होती हैं, वो सभी जानकारियां होती हैं जो पहले से कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अर्थात वो जानकारियां, वो सूचनाएं जो पूरी तरह नवीन है, पूरी तरह मौलिक हैं, जो प्रकाशित स्वरूप में, अप्रकाशित स्वरूप में कहीं भी उपलब्ध नहीं है और जिनको पहली बार प्राप्त किया जा रहा है। घटना के बारे में वो सभी जानकारियां जो पहली बार प्राप्त की जा रही हैं, जो कहीं भी न तो उपलब्ध है, न जिनको कहीं संकलित किया गया, वो जानकारियां, वो सूचनाएं प्राथमिक तथ्य कहलाती हैं। तो प्राइमरी डाटा सामाजिक अनुसंधान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि नवीन, जैसे मैंने बताया आपको कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, नवीन जानकारियां प्राप्त करना, ये सामाजिक अनुसंधान का एक विशेष पहलू है। तो प्राथमिक तथ्य के माध्यम से ही ये नवीन जानकारियां प्राप्त होती हैं। द्वितीय तथ्य वे तथ्य होते हैं, वे जानकारियां होती हैं, वे सूचनाएं होती हैं जो पहले से ही पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में, अखबार में, डायरी में, अभिलेख में पहले से ही उपलब्ध है। वो सूचनाएं, वो जानकारियां जो पहले से ही उपलब्ध हैं, जिनको किसी अनुसंधानकर्ता ने पहले से ही प्राप्त कर लिया है, संकलित कर लिया है, जिनको कम से कम एक बार पहले ही प्रयोग किया जा चुका है और जिनका प्रयोग कम से कम दूसरी बार हो रहा है। तो वो सारी सूचनाएं किसी भी घटना के बारे में जो पहले से ही उपलब्ध है, जिनका पहले से ही एक बार प्रयोग हो चुका है, तो उन जानकारियों को, उन सूचनाओं को हम द्वितीय तथ्य के नाम से जानते हैं। तो तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य। प्राथमिक तथ्य, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पूरी तरह नवीन तथ्य होते हैं, नवीन जानकारियां होती हैं घटना के बारे में, ये कहीं भी उपलब्ध नहीं होती और इनको पहली बार संकलित और प्राप्त किया जाता है। द्वितीय तथ्य अध्ययन की जाने वाली घटना से संबंधित वो सभी जानकारियां होती हैं, वो सूचनाएं होती हैं जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा चुकी है, संकलित की जा चुकी है और जो पत्र पत्रिकाओं में, अखबार में, पुस्तकों में, इंटरनेट की साइट्स पर पहले से ही उपलब्ध हैं। प्राथमिक तथ्यों के जो स्रोत हैं, जैसे कि हम प्राथमिक तथ्य प्राप्त करते हैं, वो स्रोत हैं अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार। ये प्राथमिक तथ्यों के स्रोत हैं, अनुसूची, प्रश्नावली और साक्षात्कार। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो, और जो नवीन जानकारियां प्राप्त करते हैं, वो अनुसूची के माध्यम से प्राप्त करते हैं, प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त करते हैं और साक्षात्कार के माध्यम से इन जानकारियों को हम प्राप्त करते हैं। द्वितीय तथ्यों के स्रोत हैं पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट साइट्स, डायरी, ये द्वितीय तथ्य होते हैं, द्वितीय तथ्य और स्रोत होते हैं। अर्थात इन चीजों से हम, जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपको महिला शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, महिला शिक्षा के बारे में, आप सभी गर्ल्स हैं, महिला शिक्षा आज का एक ज्वलंत मुद्दा है कि लड़कियों को शिक्षा जुड़ना चाहिए, लड़कियों को रोजगार से जुड़ना चाहिए, उस पर आप अध्ययन कर रहे हैं और आपको पढ़ना है, जानकारी लेनी है कि किस किस ने क्या क्या लिखा है इसके बारे में, तो निश्चित रूप से आप कहाँ जाएंगे इसके बारे में। इसकी जानकारी के लिए आप अखबार पढ़ेंगे, पहले आप अखबार में क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस ने क्या क्या लिखवाया, या पत्र पत्रिकाओं में क्या निकला, या फिर कि किताबों में क्या लिखा हुआ है,
या इंटरनेट की साइट्स पे क्या डला हुआ है, गूगल पे जाकर के कि महिला शिक्षा पर क्या लिखा हुआ है, तो ये सारी जानकारियां हम लोगों को वहां से मिल सकती हैं। तो ये सभी चीजें द्वितीयक तथ्यों के स्रोत हैं। तथ्यों के बाद में जो अगली चीज है, सामाजिक अनुसंधान के बारे में, जिसका समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, है वो है प्राकल्पना। प्राकल्पना को इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस कहते हैं। प्राकल्पना को परिकल्पना भी कह सकते हैं, उपकल्पना भी कह सकते हैं। तीनों का एक ही अर्थ है, प्राकल्पना, उपकल्पना या परिकल्पना। प्राकल्पना को समझने से पहले हम व्यवहारिक जीवन पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि प्राकल्पना हमारे व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलती है, केवल अनुसंधान भी नहीं, बल्कि जो हमारा जीवन है डेली हमारे मन में कोई ना कोई प्राकल्पना आती है चीजों को लेकर के। प्राकल्पना का तात्पर्य है पूर्व अनुमान। किसी भी चीज के बारे में जो पूर्व अनुमान लगाया जाता है, पूर्व अनुमान या काम चलाऊ अनुमान, उसको हम प्राकल्पना कहते हैं। अनुमान सब समझते हैं, अनुमान लगाना, गैस करते हैं चीजों के बारे में हम लोग। पूर्व माने पहले, किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन में जो विचार उठते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो सभी चीजें हमारी पूर्वकल्पना है, प्राकल्पना है। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है हमारे घरों में होने वाली शादियां, चाहे वो बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो। माता पिता के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। जब शादी पक्की हो जाती है, संबंध पक्का हो जाता है, अगर बेटी की शादी है तो माता पिता पहले से ही एक टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा खर्च करना है। या बेटे की शादी है तो भी शादी उतनी महंगी होती है और माता पिता एक टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे बेटे की शादी में इतना खर्चा करना है। उदाहरण के लिए, यदि एक पिता अपने बेटे की शादी करने चाहता है और उस शादी में वो 10 लाख रुपए खर्च करना चाहता है, शादी बेटे की है, डेट फिक्स हो गई है, 10 लाख रुपए का अपना उसका एस्टीमेट है कि मुझे 10 लाख से ऊपर खर्च नहीं करना। और वो 10 लाख को कैसे खर्च करेगा, तो उसको इस बारे में उसके मन में बहुत सारे पूर्व विचार उठते हैं कि मैं 5 लाख का जेवर, जो पुत्र की वधू है वो आएगी तो उसके लिए 5 लाख का जेवर है, दावत भी देनी है, 3 लाख की दावत या 2 लाख की दावत, गेस्ट आएंगे उन पर भी खर्चा करना है, कपड़े देने हैं उनको या और जो उपहार देने हैं तो उसमें 2 लाख का खर्चा उसमें, और 1 लाख जो ऊपर का खर्चा होता है, तो एक 10 लाख का एक एस्टीमेट, एक विचार उसके में आएंगे कि मैं 5 लाख रुपए तो जेवर बनवाने में खर्च करूंगा, 2 लाख रुपए की दावत करूंगा, 2 लाख रुपए के उपहार बांटूंगा और 1 लाख जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके लिए बचा करके रखूंगा। तो इस तरह से एक पूर्व विचार उसके में आया, उसी को हम प्राकल्पना कहते हैं। तो प्राकल्पना व्यवहारिक जीवन के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक अनुसंधान जब किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो अनुसंधान किस विषय पर करेगा, विषय क्या होगा उसका अनुसंधान का, ये विचार आएगा। फिर वो घटना कहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी घटना है, उदाहरण के लिए अपराध हम ले रहे हैं, कोई ड्रग्स का आजकल बहुत चलन चल रहा है कि युवा ड्रग्स की चपेट में है, तो कहाँ का युवा ड्रग्स की चपेट में है। अगर आप किसी छोटे गांव को लेके चलेंगे तो वो आपका विषय सार्थक नहीं होगा। ड्रग्स कहाँ लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं जो बड़े शहरों के बच्चे होते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं उनका खर्च का, और जो गलत रास्तों पर चल सकते हैं, जिनके माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों को परवरिश करने का, ऐसे बच्चे गलत रास्ते चुनते हैं। तो ड्रग्स की चपेट में जो महानगरों के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा चपेट में है, उनका आप अध्ययन कर रहे हैं। तो उसका पूरा जा रहा है कि कोई ड्रग्स का अध्ययन कर रहे हैं आप, युवा वर्ग ड्रग्स की चपेट में, ये विषय है। तो अध्ययन क्षेत्र कौन सा होगा आपका, कोई महानगर ही होगा या बड़ा शहर होगा जहां पर आपको आसानी से ऐसे लोग मिल जाएं, ऐसे बच्चे मिल सकें जो ड्रग्स की चपेट में है, ड्रग्स लेते हैं।
अध्ययन क्षेत्र हो गया। जानकारी कैसे लेंगे आप? भाई हमें जानकारी भी प्राप्त करनी है, बिना जानकारी के हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हम उन बच्चों को शामिल करेंगे जो ड्रग्स खुद लेते हैं। पहली चीज, ड्रग्स लेते हैं, उनसे जानकारी लेंगे, वो हमारी सूचनादाता होंगे। वही नहीं, उनके माता पिता हमारी मदद करेंगे कि उनके बच्चे कब से ड्रग्स ले रहे हैं, क्या कारण है ड्रग्स लेने के, क्या परिणाम पड़ रहे हैं उनके शरीर पर, उनके मन पर, क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं चीज के। तो उनके माता पिता भी, इतने ही नहीं, उनके मित्र हैं, पड़ोस के लोग हैं, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ के टीचर्स हैं, है ना। तो इस सब के बारे में बहुत सारे पूर्व विचार हमारे मन में उठेंगे और उन्हीं पूर्व विचारों को हम क्या कहते हैं? प्राकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। प्राकल्पना के बाद प्रविधियां, टेक्निक्स और डाटा कलेक्शन, तथ्य संग्रह की प्रविधियां, तथ्य संकलन की प्रविधियां। मैंने आपको बताया कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है, जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। तो जानकारियां कैसे प्राप्त की जाती हैं, उसके लिए कुछ प्रविधियां हैं हमारे पास। जब भी आप किसी घटना का अध्ययन करते हैं और तथ्यों का संकलन करने आप जा रहे हैं, तो तथ्यों के संकलन के लिए कुछ विशिष्ट प्रविधियां हैं जिनको कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये प्रविधि है अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति और भी कई हैं, लेकिन यहां मैंने केवल आपको गिनी चुनी कुछ विशिष्ट प्रविधियों के नाम गिनवाए हैं। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। अनुसूची, प्रश्नावली और साक्षात्कार, ये तीनों ही प्राथमिक तथ्यों के संकलन की महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं। इनके द्वारा जो तथ्य प्राप्त किए जाते हैं कौन से होते हैं? प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी डाटा, जो पूरी तरह नए होते हैं, नवीन होते हैं, मौलिक होते हैं, जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो ना किसी किताब में मौजूद है, ना किसी अखबार में मौजूद है, ना किसी पत्रिका में मौजूद है, ना किसी इंटरनेट की साइट पर मौजूद है। नवीन जानकारी आपको प्राप्त करनी है। अनुसूची प्रश्नों की सूची होती है। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं, प्रश्नावली को क्वेश्चनर कहते हैं, साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को, लेकिन अभी ये द्वितीय तथ्य प्राप्त करने की वो है, तो लेकिन हम पहले इन तीनों की बात करेंगे, शेड्यूल, क्वेश्चनर और इंटरव्यू। अनुसूची, प्रश्नावली और साक्षात्कार। अनुसूची प्रश्नों की सूची होती है। प्रत्येक सूचनादाता के लिए अलग अलग अनुसूची होती है। अनुसूची का तात्पर्य है प्रश्नों की सूची। अनुसूची में जो प्रश्न होते हैं उनका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं किया जाता है। अनुसूची छपी हुई होती है, प्रिंटेड फॉर्म में होती है और प्रत्येक सूचनादाता के पास के लिए एक अलग अनुसूची होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई अनुसंधानकर्ता 100 लोगों का अध्ययन करना चाहता है, 100 लोगों का, तो 100 लोगों के लिए अलग अलग अनुसूची वो अपने पास में रखेगा। अनुसूची में प्रश्नों का क्रम है 100 में सबका एक जैसा होगा। जैसे 1 नंबर पर जो प्रश्न है वो 100 में, 100 जो अनुसूचियां सब में पहले नंबर पर वही प्रश्न होगा। तो प्रश्नों की सूची है, ये छपी हुई होती है। प्रत्येक सूचनादाता के लिए एक अलग प्रश्नावली होती, अनुसूची होती है। अनुसूची में जो प्रश्न होते हैं उनके नीचे वैकल्पिक उत्तर भी दिए होते हैं। अनुसूची के अधिकांश प्रश्न वैकल्पिक होते हैं, अर्थात एक प्रश्न होता है और उसके नीचे 4 या 5 या 6 या 2 उत्तर दिए होते हैं और उन उत्तरों में से ही जो सही उत्तर है प्रश्न का उसको चुनना पड़ता है। अनुसूची की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूची को अनुसंधानकर्ता के द्वारा भरा जाता है। अनुसूची को कौन भरता है? अनुसंधानकर्ता।
अर्थात वो व्यक्ति जो किसी घटना का अध्ययन कर रहा है, जो अनुसंधान कर रहा है, उसका द्वारा भरा जाता है। इसको भरने के लिए अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में आता है, जो चुने हुए सूचना आता है उनसे संपर्क करता है, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है, उनके पास जाता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है और अनुसंधानकर्ता अनुसूची में छपे हुए प्रत्येक प्रश्न को सूचनादाता को बोलकर सुनाता है। इसका पहला प्रश्न ये है, इसके 4 उत्तर या 5 उत्तर या 10 उत्तर ये हैं, इनमें से कौन सा उत्तर एकदम सही है उसको बताएं आप। तो अनुसूची को अनुसंधानकर्ता के द्वारा भरा जाता है। अनुसूची को सूचनादाता की उपस्थिति में भरा जाता है। भरता कौन है? अनुसंधानकर्ता। सूचना सामने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सूचनादाता के द्वारा दिया जाता है और उसको अनुसंधानकर्ता अपने हाथ से अनुसूची में टिक करता है। ये खास बात थी। प्रश्नावली जिसे क्वेश्चनर कहते हैं, ये भी प्रश्नों की एक सूची होती है। जैसे मैंने कहा अनुसूची प्रश्न सूची होती है, इसी प्रकार प्रश्नावली भी प्रश्नों की सूची होती है। प्रश्नावली भी छपी हुई होती है। प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं उनका निर्माण भी अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है। फिर अंतर का है, अंतर यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अनुसूची को अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचनादाता के सामने स्वयं भरा जाता है। सूचनादाता नहीं भरता उसको, अनुसंधानकर्ता भरता है। जबकि प्रश्नावली को डाक के द्वारा या मेल के द्वारा दूर दराज रहने वाले जो सूचनादाता हैं उनके पास भेजा जाता है और इस प्रकार से प्रश्नावली को कौन भरता है? अनुसंधानकर्ता नहीं भरता, बल्कि सूचनादाता स्वयं भरता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि अनुसूची का प्रयोग ऐसी घटनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है या ऐसी घटनाओं से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए किया जाता है जिनका संबंध छोटे भौगोलिक क्षेत्र से है। अर्थात जो ग्राम स्तर की समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, गांव स्तर की है, तहसील स्तर की है या जिला स्तर की है या राज्य स्तर की है, जहां एक अनुसंधानकर्ता आसानी से जा सकता है हर व्यक्ति के पास में, तो उन घटनाओं से संबंधित जो प्राथमिक तथ्य होते हैं उनके लिए तो अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है और खर्च भी कम होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना है अध्ययन की जाने वाली जिसका संबंध किसी छोटी जगह से नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की कोई घटना है या 5 राज्यों की आप अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात ऐसी कोई घटना है जहां पर कि अनुसंधानकर्ता के लिए ये संभव नहीं है या आसान नहीं है कि वो सब लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से जा सके, क्योंकि जाने आने में पैसा भी खर्च होता है, समय भी बर्बाद होता है और अनुसंधानकर्ता की सीमाएं होती हैं। तो प्रश्नावली का प्रयोग ऐसी घटनाओं से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए किया जाता है जिन घटनाओं का संबंध एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र से होता है। दोनों अंतर समझ में आया? अनुसूची कौन भरता है? अनुसूची को भरता है अनुसंधानकर्ता और प्रश्नावली को सूचनादाता भरते हैं। ठीक है? प्रश्नावली को डाक के द्वारा भेजा जाता है, जबकि अनुसूची को लेकर स्वयं अनुसंधानकर्ता घटना स्थल में जाता है, अपने अध्ययन क्षेत्र में जाता है और जो सूचनादाता होते हैं उनके सामने बैठ करके उनको सामने बिठाकर उनको भरता है। साक्षात्कार के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर किसी एक निश्चित समय पर, निश्चित दिनांक को, निश्चित स्थान पर सूचनादाताओं को एकत्रित करता है। जितने सूचनादाता हैं, अगर उसकी संख्या कम है तो वो एक एक करके बुला सकता है। संख्या 500 है तो 500 एक जगह नहीं आ सकते, तो उनको फिर टुकड़ों में बुलाता है वो। तो जैसे उसकी सुविधा होती है तो सुविधानुसार वो सूचनादाताओं को किसी एक दिनांक को एक विशेष स्थान पर उनको आमंत्रित करता है और प्रत्येक सूचनादाता से वो घटना के बारे में अनेकों प्रश्न पूछता है। प्रश्न अनुसंधानकर्ता के द्वारा पूछे जाते हैं, प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता के द्वारा दिया जाता है और जो लेखन होता है, उत्तरों का लेखन, वो लेखन अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है। तो ये अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, इनके द्वारा
हम प्राथमिक तथ्यों का संकलन करते हैं और ये प्राथमिक तथ्यों के स्रोत हैं। अगली जो चीज है सामाजिक अनुसंधान में वो है अवलोकन। इसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, अवलोकन को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। कल हम इस पर बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन, निदर्शन सैंपलिंग को कहते हैं। सार्नियन टेबुलेशन को कहते हैं। अवलोकन, निदर्शन, सार्नियन, ये भी सामाजिक अनुसंधान के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन पर हम अगले व्याख्यान में इस पर चर्चा करेंगे।